गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। अगर अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को जानना है तो इस टॉपिक को जरूर जानना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट्स, जो लोग एमए पढ़ रहे हो, स्पेशली पीजी में जिसका इकोनॉमिक हिस्ट्री है और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सेक्शन में, और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानना ही पड़ेगा। रिसर्च लेवल में भी ये काम में आता है और बहुत सारे नौकरी के जॉब में भी, मतलब जॉब के रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले से अंत तक देखो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, तुम लोगों के लिए बनाया जा रहा है। पहले ही बता देते हैं कि ये चैनल जो है मैंने ओपन किए थे लॉकडाउन के दौरान। ये तुम लोगों को मैं कोशिश करता हूँ हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक जो विषय होता है छोटा छोटा करके तुम लोगों को समझाने के लिए और मोटिवेट करता रहता हूँ, और आने वाले दिनों के लिए शायद तुम लोगों को मदद मिल जाए। बहुत सारे भारतीय जो कल्चर है उनके बारे में भी हम तुम लोगों को बताते हैं। ये करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर जरूर करना है जो लोग हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। चलते हैं। अर्बनाइजेशन। अर्ली मिडिवल इंडिया में अर्बनाइजेशन क्या हुआ था या वो डिक्लाइन हो चुका था, इस बात के ऊपर ही इस क्वेश्चंस का आंसर है। पहले एक मैप दिखा देते हैं। अर्ली मिडिवल इंडिया में इंटरनेट से लिया हुआ एक मैप है, तुम लोग जरूर देख पा रहे होंगे। पालस, चांडलस, पारमरस, गुर्जर, पतियारस ऐसे लोकेशन दिखा रहे हैं। साउथ की तरफ अगर जाओगे चालुक्यस, चोलस ऐसे करके डायनेस्टीज के बारे में दिखाया जा रहा है। तो मैंने इंटरनेट से लिए, ये सिर्फ इसलिए दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि उस वक्त के पॉलिटिकल जो डायनेस्टीज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देने के लिए। अब आते हैं वो हिस्टोरियंस के वक्तव्य के ऊपर जिन्होंने पहली बार ये कहा था कि अर्ली मिडिवल इंडिया में नगरायन नहीं हुआ था, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था, और जो पहले नगरायन था मतलब अर्बन सेंटर्स था वो धीरे धीरे पतन हो रहा था। उनका नाम है प्रोफेसर आर एस शर्मा। प्रोफेसर आर एस शर्मा का जिस बुक के बारे में अभी हम बताएंगे उसका नाम है इंडियन फ्यूडलिज्म। ये इंडियन फ्यूडलिज्म, इस बुक में सर ने बताया कि अर्ली मिडिवल इंडिया में उन्होंने वो रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं बृहत संहिता, जो 6th सेंचुरी के पहले पहले भाग में ये लिखा गया था बरहमीर के द्वारा। ये बृहत संहिता का रेफरेंस सामने रख के सर बोल रहे हैं कि गुप्त पीरियड के बाद ही अर्बन सेंटर्स का डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था, मतलब नगरायन की जो पतन है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका था। अब दूसरे जो हिस्टोरियंस के नाम हम अभी बताएंगे उनका नाम है प्रोफेसर बी डी चट्टोपाध्याय सर। प्रोफेसर बी डी चट्टोपाध्याय सर अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका एक बुक, बहुत ही फेमस बुक है, द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया। इस बुक को तुम लोगों को पढ़ना ही है। जो लोग अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो इसको पढ़ना ही, बिना पढ़ के तुम लोग नहीं समझ सकते। तो इस बुक में सर ने एक टर्म का इस्तेमाल किए हैं, बोले हैं कि थर्ड अर्बनाइजेशन के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है। प्रोफेसर बी डी चट्टोपाध्याय सर का मानना ये है कि अर्बनाइजेशन बंद नहीं हुआ था, कंटिन्यू कर रहा था, मतलब बहुत सारे जगह में अर्बन सेंटर्स के बारे में पता चला है। तो इनका नाम दिए हैं इन्होंने थर्ड अर्बनाइजेशन। पहला अर्बनाइजेशन कब हुआ था? सिंध रीजन, मतलब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यू कर रहा था उस वक्त के जो अर्बन सेंटर्स हम लोगों के सामने था वो था फर्स्ट अर्बनाइजेशन। 6th सेंचुरी बीसी में जो अर्बनाइजेशन हुआ था, जो हम लोग 16 महाजनपद बोलते हैं, वो वाला जो अर्बनाइजेशन, ये है सेकेंड अर्बनाइजेशन। अभी जो थर्ड अर्ली मिडिवल इंडिया में जो अर्बनाइजेशन हुआ, इसका नाम इन्होंने दी है थर्ड अर्बनाइजेशन। अब आते हैं बी डी चट्टोपाध्याय सर कुछ रेफरेंस हम लोगों के सामने रखे हैं। इनकी थ्रू सर बोल रहे हैं कि हम लोगों के सामने कि नगरन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बातें बी डी चट्टोपाध्याय सर बोल रहे हैं क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम लोग के सामने जैन स्क्रिप्ट हम लोगों को मिलते हैं जिसका नाम है निश्चित कुर्नी 7th सेंचुरी सी में। इस निश्चित कुर्नी में नगरायन के बारे में बताया गया है। कामसूत्र बादशाहन की रचना किया गया टेक्स्ट है। ये कामसूत्र में हम लोगों को पता चलता है उस वक्त के नगर जीवन के बारे में और बहुत सारी चीजें, जो बिल्डिंग्स वगैरह सब लाइफ स्टाइल के बारे में पता चलता है।
नगरायन की लाइफस्टाइल के बारे में। और इसके साथ साथ और भी दो स्क्रिप्ट हम लोगों को मिलते हैं, जो दो स्क्रिप्ट है, एक है कुबलाई माला और एक है समराइचा कहा। दोनों ही जैन स्क्रिप्ट है। तो समराइचा कहा और कुबलाई माला 8th सेंचुरी सी में मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट है, जैन स्क्रिप्चर। तो ये इसमें हम लोगों को नगरायन के बारे में पता चला है। स्पेशली हम कुबलाई माला की बात करेंगे। कुबलाई माला के बारे यहाँ पर जो बहुत सारे सिटीज का नाम आया है, जैसे तक्षशिला हो गया, अब हो गया श्रावस्ती हो गया, उसके बाद अयोध्या हो गया, पाटलिपुत्र और प्रतिष्ठान, पैठण, और उसके साथ साथ चंपा, मिथिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, बोईराट, इन सब नगर के बारे में हम लोगों को पता चलता है कुबलाई माला के इंस्क्रिप्शन मैन्युस्क्रिप्ट में, जो नॉर्थ इंडिया से ज्यादातर है। डॉक्टर आर एस शर्मा सर बोल रहे हैं कि ऐसा मानने के लिए वो तैयार नहीं है कि ऐसा सिटीज हुए थे, अर्बन सेंटर्स की डेवलप हो रहा था। इनका मानना यही है 600 टू 1000 सी के दौरान कोई भी स्वर्ण मुद्रा के बारे में हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। स्वर्ण मुद्रा का मतलब जो टर्म है कार्सन, वो उल्लेख नहीं होने की वजह से ये सर कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी ट्रेड का रेफरेंस हम लोगों को नहीं मिल रहा है, मतलब ट्रेड नहीं हो रहा है। इसके चलते इसीलिए, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए नगर की गठन का संभावनाएं नहीं है। अब आते हैं कि आर एस शर्मा सर क्यों बोल रहे हैं ऐसा। आर एस शर्मा सर बोल रहे बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। इनका मानना यही है क्योंकि जो गुप्ता पीरियड के बाद ऐसा देखा गया कि पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो उसका पतन हो रहा था। तो इसके चलते चलते बहुत सारे नगर और नगर का भी पतन हो गया था। और ऐसा ऐसा कहा जाता है कि हुनस की आक्रमण भी इस वक्त हुआ था। ऐसा ये भी सही है कि हुनस के आक्रमण के चलते हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे नगर का पतन भी हो गया था। इसका बड़ा रेफरेंस हम लोगों के पास है। जैसे पंजाब के होशियारपुर में 12 किलोमीटर साउथ ईस्टर्न साइड में हम लोगों को साउथ ईस्टर्न साइड में अजराम, संभल और कौशाम्बी करके सिटीज के बारे में पता चलता है। अब आते हैं कि ये जो डिबेट अभी जो हम बात कर रहे हैं, डिबेट हो रहा है नगरन हुआ था कि नहीं हुआ था, इसका जो मेन रीजन यही है क्योंकि अर्ली मेडिवल इंडिया में हम लोगों को ज्यादा आर्कियोलॉजिकल रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोगों को इस टाइम की ज्यादातर चीजों को समझना है तो ज्यादातर लिटरेरी सोर्स के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। इनमें से अगर हम लोग देखेंगे कि जब गौतम बुद्ध के टाइम की जो भी लिटरेरी सोर्सेस की बात आते हैं, वहां पर ग्राम, वहां पर नगर, वहां पर निगम, वहां पर पूरा ये महानगर, इस तरीके का टर्म मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कौन सा कल्टिवेटेड लैंड था, कौन सा अनकल्टिवेटेड लैंड था। तो यहीं पर अलग अलग ये पता चल जाता था। प्रोफेसर डीसी सरकार बोल रहे हैं कि अर्ली मेडिवल इंडिया में, भारतवर्ष में ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि लिटरेरी सोर्स ना होने के कारण ज्यादातर जो सोर्स हम लोग को मिल रहा है लैंड ग्रैंड रिलेटेड सोर्स, लैंड ग्रैंड बहुत ज्यादा तादाद में हुआ था इस वक्त। और इसके चलते हम लोगों को डीसी सरकार सर बोल रहे हैं कि अर्ली मेडिवल इंडिया में गांव की ज्यादा प्राधान्य था, मतलब गांव, विलेज, ये इसका ज्यादा रेफरेंस हम लोगों को मिल रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं पर डॉक्टर प्रोफेसर डीसी सरकार सर कहीं ना कहीं पर आर एस शर्मा सर को समर्थन करें। अब आते हैं बीडी चट्टोपाध्याय सर। अगर लैंड ग्रांट्स की बात हो रहे हैं तो बीडी चट्टोपाध्याय सर बोल रहे हैं डेफिनेटली लैंड ग्रांट्स हो रहा था, मतलब जमींदान जैसे लैंड ग्रांट की बहुत सारे रेफरेंस हम लोग को मिल रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी हम लोगों को समझना है कि लैंड ग्रांट के साथ साथ वहां पर बहुत सारे शर्त लगाया भी जाता था, बहुत सारे शर्त, जैसे उस एरिया का कारीगरी का आकार और कहां पर शुल्क किस तरीके का, कितना परसेंट शुल्क लिया जा रहा था। और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें भी, उसका पूरा रेफरेंस हम लोग को लैंड ग्रांट्स में मिलता है। और उसका दुकान और बाजार, ऐसे बहुत सारी चीजों की शर्त भी लगाया गया था, मतलब हम लोगों को लैंड ग्रांट्स में मिलते हैं। और इसके हिसाब से 3 तरह का जमीन के बारे में हम लोगों को पता चल रहा है अर्ली फेज में, वास्तु, क्षेत्र और गोचर। और
ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ इंडिया में इस टाइप का लैंड का कैरेक्टर चेंज तो होता था, लेकिन साउथ में चेंज नहीं होता था। तो बस यही है कि इससे हम लोगों को ये पता चल जाता है गांव और नगर के ये जो ग्राम और नगर, जैसे विलेज और नगर, ये जो दो टर्म की वजह से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि वहां पर सिटीज हुआ था। मतलब गांव की वजह, गांव अगर है, विलेज अगर रेफरेंस मिला तो विलेज, और नगरम, नगर टाइप टाइप का वर्ड, मतलब वो लैंड से ही हम लोगों को पता चल रहा है, और वो लैंड ग्रांट्स के रेफरेंस से ही कि नगरायन हुआ था। अब आते हैं, एक टर्म अलिमिटेबल इंडिया में हम लोगों को मिलता है, वो है स्कंदावार। इस स्कंदावार का टर्म जो है वो है, डॉक्टर आर एस शर्मा सर बोल रहे हैं, इनका मतलब यही है, नदी के किनारे गठन किया गया घर। अलिमिटेबल इंडिया में हम लोगों को स्कंदावार टर्म ज्यादा मिलता रहता है, स्पेशली हमारी बंगाल में पालस डायनेस्टी के दौरान टर्म मिलते जय स्कंदावार, जो बाद में जाके सिटीज में कन्वर्ट हुए थे। तो नगरायन जो प्रक्रिया है वो चल रहा था, इसका यही एक बड़ा रेफरेंस है। अब आते हैं नॉर्थ इंडिया की, अगर इकोनॉमिक हिस्ट्री को पढ़ना है, ये बुक हम लोगों को जरूर पढ़ना है, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। लालन जी गोपाल सर का बुक है। यहाँ पर लालन जी गोपाल सर सपोर्ट कर रहे हैं कि अर्ली मिडिवल इंडिया में नगरायन हुआ था। इरफान हबीब सर और बी डी चट्टोपाध्याय सर इनका समर्थन कर रहे हैं कि 9th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी से पहले नगरायन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका था, शुरू हो चुका था, और ये सल्तनत पीरियड तक कंटिन्यू किए थे। तो ऐसा भी रेफरेंस हम लोगों के सामने है, लेकिन आर एस शर्मा सर मानने के लिए राजी नहीं है। इनका मानना ये है कि 1000 सीई के दौरान हम लोगों को स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ जो भी इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, वहां पर और गांव का ही रेफरेंस सबसे ज्यादा मिलता है। स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ के इंस्क्रिप्शंस की बात सर कर रहे हैं। मनसार, जो मनसार में मनसार के जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वहां पर बोल रहे हैं कि राजा नगर का गठन करेंगे, और किसके ऊपर निर्भर करके करेंगे, मर्यादा मर्यादा को हिसाब, जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनकी मर्यादा का हिसाब करके वो नगरायन की गठन कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल्स का नाम भी हम लोगों को मिलते हैं मनसार में। अस्त्रगाड़ीन, प्रहारक, पट्टरा, पट्टभाज, मंडलिक, पट्टधर, पांजिक, नरेंद्र, महाराजा, चक्रवर्तीन, ये लोग ही नगरायन गठन किए थे, नगर की गठन किए थे। मतलब यही है, आर एस शर्मा का सर का कहना है, इस वक्त अगर ये मंसार के हिसाब किताब अगर देखे, तो ये जो नगर का गठन हो रहा था वो था पॉलिटिकल, वो मिलिट्री पर्पस और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के चलते भी, ट्रेड के पर्पस के चलते नगरायन नहीं हुआ था। हालांकि आर एस शर्मा सर का एक ये भी बातें हम लोगों के सामने आते हैं। सर कहते हैं कि ह्यूएन सांग जब हमारे देश में आए थे, उस वक्त ह्यूएन सांग देख रहे थे कि रास्ते के दोनों किनारे बहुत सारे दुकान बैठे हुए हैं, तो ऐसे और कारीगरी शिल्प का भी बहुत बड़ा प्रदर्शन इस वक्त भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं पर स्पेशली पहाड़पुर और नालंदा के जो भी ब्रोंज निर्माण करने की कला है, बहुत ही उस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ये है कि ये लगता है कि उस वक्त के जो अलिमिटेबल इंडिया में नगरायन का जो भी मतलब मटेरियल्स शायद कम नहीं था। तो नगरायन की सपोर्ट में भी ह्यूएन सांग की इस थ्योरी का बात आता है। अब आते हैं, क्या वो नॉर्थ इंडिया में ही नगरायन का प्रक्रिया था? अब आते हैं कि रीजनल बेस, बहुत सारे हम लोगों को रेफरेंस मिला है, भारतवर्ष के और भी हिस्से में भी नगरायन प्रक्रिया शुरू शुरू से चल रहा था, और आदि मध्य युग, मध्यकालीन भारत में तो चल ही रहा था। इसका बड़ा रेफरेंस निहार रंजन राय सर का, उनका मानना यही है कि ईस्टर्न साइड में, स्पेशली ईस्टर्न साइड में हमारे देश में बहुत सारा नगरायन प्रक्रिया चल रहा था। इसका रेफरेंस सर ने दिए हैं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, ईस्टर्न साइड में हम लोगों को बहुत सारा नगर के बारे में पता चला है।
और ये सब नगर का गठन किसी एक कारण की वजह से नहीं था। कहाँ कहीं पर प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कहीं पर धर्मीय पर्पस, रिलीजियस पर्पस, कहीं पर बिजनेस रिलेटेड पर्पस से भी नगरायन का विकास हुआ था। इनका रेफरेंस में जो नगर के बारे में हम लोगों को पता चलता है, पुंड्रवर्धन, कोटिवर्षा, देवी कोट, बानपुर, सनितपुर, और रिलीजियस पर्पस से दो जगह का नाम हम लोग को मिलते हैं, त्रिवेणी एंड सोमापुरा, जो बाद में जाके पहाड़पुर बना। अब आते हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में हम लोगों को इस वक्त नगरायन के बारे में बहुत सारा रेफरेंस हम लोगों को मिलते हैं। ज्यादातर देखा गया कि ट्रेड की वजह से, मेले की वजह से और मंदिर को सामने रखकर भी नगरायन का प्रोसेस हुआ था। पोर्ट्स को सामने रख के भी नगरायन का विकास हुआ था। डॉक्टर आर चंपक लक्ष्मी मैडम जो साउथ इंडिया के बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, तो चंपक लक्ष्मी मैडम का मानना यही है कि चोल शासनाधीन के दौरान जो कुरुमुक्कु पलैयाराई नामक जो दो नगर का मतलब नगर का जो गठन हुआ था, इन सब पर्पस की वजह से, मतलब अभी जो बोला कि ट्रेड और मेला और जो पोर्ट्स के चलते, ये इनकी चलते ये नगर का विकास हुआ था। क्योंकि कावेरी बेसिन में यही इसीलिए बोला जा रहा है कि वो बहुत ही फर्टाइल एरिया था। और मैं अभी जो तुम लोगों को पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये एक मंदिर का पिक्चर है, ये मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई के। तो मदुरई में हम गए थे। ये गोपुरम का एक पिक्चर, यहाँ पर मार्केट बना हुआ है। तो ये यही यही बात बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मंदिर को सामने रख के नगरायन का जो विकास हुआ था, वो सबसे बड़ा उदाहरण साउथ इंडिया में। आर चंपक लक्ष्मी मैडम का बुक है ट्रेड, आइडियोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन। यहाँ पर मैडम बोलते हैं कि मंदिर को सामने रखकर भी नगरायन का विकास हो रहा था। 7 टू 9 सेंचुरी में जब भक्तिवाद का विकास हो रहा था, तो उसके चलते मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन चुका था। पॉलिटिक्स और अर्थ सामाजिक जो मेल बंधन की एक बहुत ही बड़ा शक्ति बन चुका था। स्पेशली मैडम का मानना यही है कि चोल शासन के दौरान मंदिर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा था। और ऐसा बहुत सारे देखा गया कि राजकीय मतलब पॉलिटिकल पावर्स जब जितनी बढ़ रहे थे, मंदिर भी उतना बढ़ रहा था, और मंदिर को सपोर्ट भी मिल रहा था। धीरे धीरे राज परिवार, ऐसा देखा गया है कि राज परिवार अपना जो वर्चस्व है वो उसको कंट्रोल करने के लिए मंदिर का इस्तेमाल कर रहे थे, और मंदिर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसा भी एक वक्त आया था कि मंदिर एक जैसे लैंडलॉर्ड की तरह बन चुका था, और एक राजा अपने जनगण के ऊपर अपना प्रभाव और दिखाने के लिए मंदिर का निर्माण कर रहे थे। और बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देख पाते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया में, स्पेशली चोलस पीरियड में हम लोग देख पाएंगे। और क्योंकि मंदिर को लेके बहुत सारे लोगों का जीवन धारण प्रक्रिया उस वक्त शुरू हो चुका था। तो गांव और नगर, ये दोनों ही का आर्थिक मेलबंधन का एक बहुत बड़ा पार्ट हो चुका था मंदिर। आर चंपक लक्ष्मी मैडम बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया में स्पेशली ब्रह्मदेव देवदान की वजह से भी ये बहुत ही बड़ा है। ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मण्स को जमीनदान, और देवदान मतलब मंदिर को लैंड ग्रांट्स। ये तो आदि मध्यकालीन भारतवर्ष के स्पेशली साउथ इंडिया में तो हो ही रहा था, नॉर्थ इंडिया में हो रहा था। इसके चलते भी नगरायन की प्रक्रिया हुआ था। यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं कि कुरुमुक्कु पलैयाराई जो ये एक वक्त चोलस के राजधानी हुआ करता था, वो बहुत ही कावेरी रीजन में, कावेरी बसिन में बहुत ही फर्टाइल एरिया है, खेती बाड़ी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह था। तो वो कुंभकोणम नाम में बाद में जाना गया। तो एक नगरायन का विकास यहाँ पर हुआ था। तो मतलब आदि मध्यकालीन भारत में साउथ इंडिया में नगरायन हुआ था, और चंपक लक्ष्मी मानना है। अब एक और हिस्से में चलते, जबलपुर। यहाँ पर हम लोगों के सामने दो इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है, जहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि नगरायन हुआ था। तो ये दो इंस्क्रिप्शन 10th सेंचुरी में कलचुरी डायनेस्टी के दौरान हम लोगों को मिला है। एक इंस्क्रिप्शन, जो दो इंस्क्रिप्शन मिला के लगभग 10 नगर के गठन के बारे में हम लोगों को पता चलता है। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जो राजा थे लक्ष्मण राज सेकंड, इनका इंस्क्रिप्शन का नाम है करी तलाई इंस्क्रिप्शन। सोन और नर्मदा
नदी के मध्यवर्ती इलाके में नगर का गठन हुआ था, इस इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को पता चलता है। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था इसके बारे में भी पता चलता है। और जो दूसरा इंस्क्रिप्शन है वो है राजा युवराज सेकेंड के दौरान बिलहरी इंस्क्रिप्शन, जो 10th सेंचुरी सी का है। यहाँ पर कैसे नगर का गठन हुआ था और वहां पर उस वक्त मार्केट में क्या क्या द्रव्य सामग्री आते थे, मार्केट में क्या क्या माल बिक्री होता था, ऑफिशियल्स का नाम, प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे पता चला है, सॉल्ट और जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत तरह के अनाज और हॉर्स और एलिफेंट्स की बहुत सारे जो बेचा जा रहा था, मतलब खरीदारी होता था इस एरिया में, इसके बारे में भी पता चलता है। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान में हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जहां से हम लोगों को ये पता चलता है कि वहां पर भी नगरायन हुआ था। राजस्थान की बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अर्थुना नाम का एक जगह है, 1080 सी में एक इंस्क्रिप्शन मिला है। मंडलेश्वर महादेव के टेम्पल को केंद्र करके एक नगर का गठन के बारे में हम लोगों को पता चलता है। उस नगर में क्या क्या प्रोडक्ट बिक्री होता था और किस तरीके का शुल्क अदाय किया जाता था, मतलब धारी किया जाता था, और वहां के पानी कैसे खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता था, इसके बारे में पूरा डिटेल्स मिलते हैं। नगर के जब वहां पर नगर में बनिक मंडल करके जो कमिटी, वहां से पता चलता है कि वो लोग ठीक तय करते थे कितना पैसा शुल्क लिया जाएगा या कितना दाम होगा। तो इससे ये पता चलता है कि राजस्थान की इस एरिया में नगरायन का विकास हुआ था। अब चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के बेलगांव में 1208 एक इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है, जहां से हम लोगों को एक रेफरेंस का बारे में पता चला है कि रट्टा जिनालय नाम का एक जैन टेम्पल है। वहां पर आचार्य शुभचंद्र भट्टारक के उद्देश्य से एक जमीन दान किया गया था। स्थानीय देवालय के चलते और इसको चलते एक नगर का भी विकास हुआ था। यहाँ पर यह पता चलता है कि किस तरीके का जमीन का वहां पर डोनेशन किया गया। और हम लोगों को ये भी पता चलता है कि आसपास के लोग यहाँ पर आते थे और कैसे ये एक नगर के रूप में उभर के आए। हम लोगों को ये पता चलता है कि मंदिर का जो गठन होता था, ये मंदिर बहुत सारे जगह में जो रास्ते के किनारे होता था ज्यादातर टाइम, और बहुत सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होते थे और इस मंदिर ये नगर के रूप में बाद में विकास होता था। प्रोफेसर डॉक्टर केनेथल चोल शासन के दौरान मामल्लपुरम का जो गठन हुआ था नगरायन, तो वो वहां पर रेफरेंस हिस्ट्री में हम लोगों को केनेथ हॉल सर देते हैं। अब आते हैं बीडी चट्टोपाध्याय सर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि अर्ली मेडिवल इंडिया में नगरायन का विकास हो रहा था। स्पेशली सिर्फ इनका मानना ये है कि उत्तर और नॉर्थ में, उत्तर और दक्षिण में नहीं, भारतवर्ष के और भी हिस्से में नगरायन हो रहा था। इसका बड़ा रेफरेंस उन्होंने दिए कि 882 में एक इंस्क्रिप्शन, यहां पर इस इंस्क्रिप्शन में जगह का नाम बताया गया है कि पृथुदक, और वर्तमान में हरियाणा के करनाल में ये है एरिया, यहाँ पर नगर था। 867 टू 1904 यहाँ पर मध्यकालीन इस दौरान 10 इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिले हैं गंगा के पश्चिम किनारे बुलंदशहर के पास तत्तानंदपुर। ये एक नगर था। बीडी चट्टोपाध्याय सर का मानना ये है। यहाँ पर अधिष्ठान, जैसे गुप्त पीरियड में अधिष्ठान का मतलब होता था नगर, ये हम लोगों को मिलता है। और यहाँ पर किस तरीके का दुकान, मतलब आभारी टर्म मिला है, और किस तरीके का घर था, ये हम लोगों को अलग अलग हिस्सों में रेफरेंस हम लोगों को मिलते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर जो घर का जो कठाम होता, मतलब जो हाउस बना हुआ था, वो बार्न ब्रिक्स, मतलब ईंट से बना हुआ था। इसका भी प्रमाण हम लोगों को मिला है। 1925 भारत सरकार ने भारत सरकार की जो पुरातत्व विभाग तत्तानंदपुर को वहां पर खुदाई किया गया था। फिर एक्सकवेशन के बाद वो हम लोगों को ये रेफरेंस मिला। अब
सिर्फ ये नहीं है कि मंदिर को सामने रखकर ही बहुत सारे नगर का गठन हुआ था, ऐसा नहीं है। बहुत सारा नगर का गठन ऐसा भी हुआ था कि वो ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव की सपोर्ट की वजह से भी नगरायन हुआ था। इसका बड़ा रेफरेंस हम लोगों को मिला है झांसी डिस्ट्रिक्ट के ललितपुर के जगह सियाडोनी में एक इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला है जहां पर म्यूनिसिपैलिटी था, ऐसा रेफरेंस हम लोगों को मिल रहा है। और इसी इसी तरीके का और एक जगह का नाम है गोपगिरी, ग्वालियर में हम लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर हालांकि गुर्जर प्रतिहा डायनेस्टी का सपोर्ट था, यहाँ पर राज्य चल रहा था। इसका मतलब है प्रशासन का सहायता से भी ट्रेड और नगर ये इसका समर्थन मिल रहा था, ट्रेड और नगर का विस्तार हो भी रहा था। तो ये हम बी डी चट्टोपाध्याय सर गोपगिरी को एक दुर्गा नगरी कहते हैं, और हट्ट हट्टिका की तरह बहुत सारी चीज हम लोगों को यहाँ पर मिला है। तो अब आते हैं कंक्लूजन कि ये जो पूरा बात डिस्कशन हुआ, इससे यही पता चलता है कि हर्षवर्धन, ये सही है कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद हमारे उत्तर भारत में जो सेंट्रल पावर वो नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतवर्ष का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरी तरह से टूट चुका था, ये कभी नहीं बोल सकते। और इस अर्थव्यवस्था का रहना ये हम लोगों को बताता है कि नगरायन था, और ये हम लोगों को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। मतलब अर्बनाइजेशन अर्ली मेडिवल इंडिया में था, अर्बन सेंटर्स का गठन भी हो रहा था और पहले से भी कंटिन्यू कर रहा था। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। टेक्स्ट बुक पढ़ो, हम बार बार बोलते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।